चैप्टर 8 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल फॉर डेफिनेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी मस्ट बी अप्लाइड। तो इसमें जैसे कि हमने बात की थी चौथे प्रिंसिपल में, जो स्टेट्स होती है ना, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके लॉज होते हैं कि जो सेविंग्स बैंक हैं वो सिर्फ यहाँ पैसे लगाएंगे, या फिर कुछ क्राइटेरिया हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके बाद ही वो उस कंपनी में पैसे लगाएंगे। और हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो ऑथर यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट के यूज करेंगे, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि ये अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ऑथर इनके जो क्राइटेरिया हैं इनको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो रिजेक्ट करेंगे या फिर उन्हें मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। तो अब क्या क्राइटेरिया है? 7 क्राइटेरिया हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टैट्यूट प्रेस्क्राइब करता है। आने वाले 4 चैप्टर्स में इन 7 क्राइटेरिया के बारे में बातें होंगी। इस चैप्टर में पहले 2 क्राइटेरिया की बात होगी। तो इसमें कैसे चलेगा काम? ऑथर पहले बताते हैं कि न्यूयॉर्क स्टैट्यूट क्या बोलता है और फिर वो सही है या नहीं, और फिर ऑथर खुद क्या रेकमेंड करते हैं। ऐसे चलेगा कार्यक्रम। तो क्या है ये, पहले एक बार लिस्ट कर लेते हैं इन्हें। नंबर 1, नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट। नंबर 2, साइज ऑफ एन एंटरप्राइज और द इशू। नंबर 3, टर्म्स ऑफ द इशू। नंबर 4, record of solvency and dividend payments. Number 5, relationship of earnings to interest requirements. Number 6, relation of value of property to funded debt. Number 7, relation of stock capitalization to funded debt. तो न्यूयॉर्क स्टैट्यूट क्या बोलता है? यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड और फॉरेन कंपनी बॉन्ड में नहीं कर सकते। और रेल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और स्ट्रीट रेलवे और वाटर कंपनीज में नहीं कर सकते। और पब्लिक यूटिलिटीज के डिवेंचर्स में भी नहीं कर सकते। डिवेंचर अनसिक्योर्ड डेट होता है। और फिर फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड्स रियल एस्टेट पे होते हैं जो, उनमें कर सकते हो, और किसी भी इंडस्ट्रियल बॉन्ड में नहीं कर सकते आप। और फाइनेंशियल कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और क्रेडिट कंसर्न होती हैं, उनमें भी नहीं किसी में इन्वेस्ट कर सकते आप। तो फिर ऑथर अब प्रॉब्लम्स बताते हैं इनमें क्या दिक्कत है। तो पहली दिक्कत यह है कि इंडस्ट्रियल्स में हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ऐसी होती हैं जिन्होंने बुरे टाइम में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और उन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एज अ पूरा सेगमेंट ही एलिमिनेट कर दें हम, तो फिर हमारे पास बचा क्या? रेल रोड और पब्लिक यूटिलिटी बस, और वो गवर्नमेंट वाले जो भी हैं। तो हो सकता है हमें वहां पे अच्छे ना मिले, तो बेकार खरीद लो मतलब। तो इसलिए ये नैरो करने वाली बात है, जो कि सही नहीं है। तो इंडस्ट्रियल को भी इंक्लूड करेंगे हम तो। और दूसरी दिक्कत यह है कि वाटर कंपनीज को पब्लिक यूटिलिटी से निकालना हुआ है, इसका कोई ढंग का रीजन भी नहीं दिया हुआ। और बाकी स्टेट्स हैं वो वाटर को इंक्लूड करते हैं पब्लिक यूटिलिटीज में, और हम भी करेंगे। फिर 1938 में एक अमेंडमेंट हुई थी बैंकिंग लॉ में, जिसमें कंसोर्शियम बनाया था 20 सेविंग्स बैंक का, और वो डिसाइड करके इन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया एलिमिनेट कर सकते थे या मॉडिफाई कर सकते थे अपने हिसाब से वोटिंग करके। तो ऑथर बोलते हैं कि अब तक तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में हो भी सकता है। तो हमें तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो कोई कंसोर्शियम बैंक्स का नहीं बोलेगा कि ये कर या वो कर। और फिर फॉरेन गवर्नमेंट में ये है कि सही किया इन्होंने, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट पे भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। और जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके एसेट्स और उसके रेवेन्यू स्ट्रीम है, उस पर आप कब्जा कैसे कर लोगे अगर उसने नहीं पे किया? तो उधर एग्जांपल देते हैं कुछ कंट्रीज के जो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए हैं जिन्होंने हर बार, और बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने नहीं की। जैसे जिन्होंने किया उनमें कनाडा, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड है। और फिर बात करते हैं फॉरेन कंपनी बॉन्ड्स की। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फॉरेन कंपनीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल किए हैं जब गवर्नमेंट नहीं कर पाई तब भी। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कंपनी पे करने की एबिलिटी रखती है, लेकिन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भी नहीं पे करेगी तू, क्योंकि एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन लग जाती है ना कई बार। तो फिर फॉरेन कंपनी के पास क्षमता है पे करने की, लेकिन वो पे नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो ये भी दिक्कत आ सकती है। अब आ जाओ दूसरे क्राइटेरिया पे, साइज। ऑथर बोलते हैं कि जो छोटी कंपनीज होती हैं वो काफी वल्नरेबल होती हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के टाइम पे, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड हार्श कंडीशंस होती हैं जो उनको ओवरकम कर लेती हैं इजीली, क्योंकि उनके बैंकिंग रिलेशन अच्छे होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, और उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं उन सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। तो न्यूयॉर्क स्टैट्यूट क्या बोलता है साइज के रिगार्डिंग? ये बोलता है कि रेलवेज में इतने माइल तक लाइनें बिछी होनी चाहिए, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए शहर की, और यूटिलिटीज के भी अलग अलग क्राइटेरिया देते रहते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ज्यादा ही आपको डिलीजेंट होना है तो बुक पढ़ लेना। अब यहाँ पे आते हैं कि ऑथर क्या रेकमेंड करते हैं। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड तब खरीदना जब पॉपुलेशन कम से कम 10,000 हो, और पब्लिक यूटिलिटीज जब ग्रॉस रेवेन्यू 2 मिलियन हो। रेल रोड के लिए
ग्रॉस रेवेन्यू 3 मिलियन हो और इंडस्ट्रियल के लिए ग्रॉस रेवेन्यू 5 मिलियन हो। इंडस्ट्रियल स्टैट्यूट में इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो तो मना करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो उतर कह रहे हैं करो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि लार्ज साइज का मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी गारंटी होगी आपकी, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वही सबसे वीकेस्ट हो सकती है अगर उसके पास बहुत ज्यादा डेट है। तो जो ये लार्ज साइज वाला क्राइटेरिया है, ये पब्लिक यूटिलिटी, म्युनिसिपल, रेल रोड, इन इंडस्ट्रीज में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी छोटी सब बराबर है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनमें इसका फर्क पड़ेगा। जो लार्ज साइज वाली होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज वाली। बस इतना ही था इस चैप्टर में। धन्यवाद।